हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी सिंप्लीफाइड। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं प्रोटिस्टा जगत के बारे में। पिछले वीडियो में हमने मोनेरा जगत के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने मोनेरा जगत के लक्षण और उसके कौन कौन से उदाहरण हैं वो सब देखा था। और आज हम प्रोटिस्टा जगत के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और बहुत ही सिंपल तरीके से समझने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही और मज़ेदार वीडियो आती रहेगी। और पूरी एनसीईआरटी जो भी 11th की है वो पूरी एनसीईआरटी के वीडियो आने वाले हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज हम स्टार्ट करेंगे प्रोटिस्टा जगत। सभी एक कोशिकीय यूकेरियोट्स को प्रोटिस्टा के अंतर्गत रखा गया है। जो भी एक कोशिकीय जीव है और यूकेरियोटिक जीव है उसको हम प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत रखते हैं। मोनेरा जगत में हमने एक कोशिकीय और प्रोकैरियोट्स जीव को रखा था। यूकेरियोट्स जीव वो होते हैं जिसमें कोशिकांग पाए जाते हैं और सुविकसित केंद्रक होता है, उसको हम यूकेरियोटिक जीव बोलते हैं, जो कि प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत आते हैं। परंतु इस जगत की सीमा ठीक तरह से निर्धारित नहीं हो पाई है। एक जीव वैज्ञानिक के लिए जो प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्टा है वही दूसरे के लिए एक पादप हो सकता है। तो इसमें हम देखने वाले हैं कि प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत कौन कौन से जीव आते हैं, जिसमें एक तो है क्राइसोफाइट, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनोइड्स और कवक, प्रोटोजोआ। सभी जीवों को इस पुस्तक के अंतर्गत प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत रखा गया। यह सारे जीव प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत आते हैं। प्राथमिक रूप से प्रोटिस्टा के सदस्य जलीय होते हैं। प्रोटिस्टा जगत के अगर हम सदस्य देखें तो वो जलीय होते हैं। यूकेरियोटिक होने के कारण इनकी कोशिका में एक सुविकसित केंद्र एवं अन्य झिल्लीबद्ध कोशिकांग पाए जाते हैं। मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था कि यूकेरियोटिक जीव क्या होते हैं, जिसमें सुसंगठित केंद्रक और झिल्लीबद्ध कोशिकांग पाए जाते हैं, उसको हम यूकेरियोटिक जीव बोलते हैं, जो कि प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत रखा गया है। कुछ प्रोटिस्टा में कच्छाद एवं पक्षमाद भी पाए जाते हैं। ये क्या करते हैं कि प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत जो जीव आते हैं उसको चलायमान रखने के लिए ये आवश्यक होते हैं। यह अलैंगिक तथा कोशिका संलयन एवं युग्मनज जाइगोट बनाने की विधि द्वारा लैंगिक प्रजनन करते हैं। इसमें कौन कौन से जनन पाए जाते हैं ये आपको याद रखना है। आगे हम प्रोटिस्टा जगत का वर्गीकरण करते हैं। तो इसमें प्रोटिस्टा जगत का वर्गीकरण 3 भागों में किया गया है। इसमें पहले तो आएगा स्वपोषी प्रोटिस्ट, दूसरा है परपोषी जिसमें मर्तोपजीवी भी होंगे, और तीसरा भी परपोषी है लेकिन वो कैसे होंगे, परजीवी। स्वपोषी प्रोटिस्ट जिसमें सदस्य अपना भोजन स्वयं बनाएंगे उसको हम स्वपोषी प्रोटिस्ट में रखेंगे, और जो परपोषी होंगे वो अपना भोजन दूसरों पर निर्भर रह के करेंगे, जिसमें मर्तोपजीवी को रखेंगे। अर्थात छड़े गले पदार्थों से जो अपना भोजन ग्रहण करेंगे उसको हम मर्तोपजीवी के अंतर्गत रखते हैं। इसमें भी परपोषी है लेकिन वो कैसे हैं, परजीवी। परजीवी ऐसे हैं जो दूसरे जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उसको हम परजीवी के अंतर्गत रखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं क्राइसोफाइट्स। क्राइसोफाइट में हम देखते हैं इस समूह के अंतर्गत डाइएटम तथा सुनहरे शैवाल डेस्मिड आते हैं। इसमें 2 दिए हुए हैं, इसमें तो आते हैं डाइएटम और सुनहरे शैवाल। यह स्वच्छ जल और लवणीय समुद्री पर्यावरण दोनों में पाए जाते हैं। इसको याद रखना है कि ये स्वच्छ जल में भी होंगे और समुद्री जल दोनों में पाए जाते हैं। ये अत्यंत सूक्ष्म होते हैं तथा जल धारा के साथ निश्चित रूप से बहते रहते हैं। जो भी जल धारा बहती है उसके साथ साथ में बहते रहते हैं। आगे हम देखते हैं कि डाई एटम में कोशिका भित्ति साबूदानी की तरह इसी के अनुरूप 2 अति आच्छादित कवच बनाती है। आप डायग्राम में देख रहे हो कि ये संरचना क्राइसोफाइट की दी हुई है। इसमें कोशिका भित्ति एक बाहर की तरफ है और एक अंदर की तरफ है, जिसमें एक कवच बन रहा है। ये बिल्कुल साबूदानी की तरह दिख रहा है। तो इस डायग्राम से आप समझ गए होंगे कि क्राइसोफाइट्स कैसे होते हैं। आगे हम देखते हैं इन भित्तियों में सिलिका होती है।
ये आपको बिल्कुल याद रखना है। इन भित्तियों में सिलिका होती है जिस कारण ये कभी नष्ट नहीं होते हैं। सिलिका उपस्थित होने के कारण ये कभी नष्ट नहीं होते हैं। इस प्रकार मृत डायटम अपने परिवेश या वास स्थान में कोशिका भित्ति के अवशेष बहुत बड़ी संख्या में छोड़ जाते हैं। ये जब मृत अवस्था में होते हैं तो इनकी कोशिका भित्ति के बहुत सारे अवशेष बड़ी संख्या में छोड़ जाते हैं। करोड़ों वर्षों में जमा हुए इस अवशेष को डायटमिक मृदा बोला जाता है। कण में होने के कारण इस मृदा का उपयोग पॉलिश करने, तेलों तथा सिरप के निस्यंद में होता है। ये समुद्र के मुख्य उत्पादक हैं। इसका उपयोग जो डायटमी मृदा होती है इसका उपयोग पॉलिश करने में, तेलों तथा सिरप के निस्यंद में किया जाता है। दूसरा हम स्वपोषी प्रोटिस्ट में देखने वाले हैं डाइनोफ्लैजिलेट्स। स्वपोषी प्रोटिस्ट में क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनोइड, इसको हम स्वपोषी प्रोटिस्ट में रखते हैं। तो दूसरा हम पढ़ने वाले हैं डाइनोफ्लैजिलेट्स। इसमें हम देखते हैं ये जीवधारी मुख्य समुद्री एवं प्रकाश संश्लेषी होते हैं। क्राइसोफाइट्स में हमने देखा था कि ये छवच जल में भी पाए जाते हैं और लवणीय भी होते हैं। और इसमें कैसे होते हैं, ये केवल समुद्री होते हैं एवं प्रकाश संश्लेषी होते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए तो हम इसको स्वपोषी प्रोटिस्ट में रखें। इसमें उपस्थित प्रमुख वर्णकों के आधार पर पीले, हरे, भूरे, नीले अथवा लाल दिखते हैं। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हो कि इसमें जो डाइनोफ्लैजिलेट्स है वो नीले रंग के दिखाई दे रहे हैं और चमक रहे हैं। इस प्रकार के ये डाइनोफ्लैजिलेट्स होते हैं। एक मूवी में भी दिखाया गया है, विलन मूवी है, उसमें आपने देखा होगा कि जो सिद्धार्थ मल्होत्रा है वो समुद्र के किनारे जाते हैं, इसी सॉन्ग में दिया हुआ है। तो वो समुद्र का पानी हाथ में लेते हैं तो चमकता है, वो इन्हीं के कारण चमकता है। डाइनोफ्लैजिलेट्स होते हैं इसमें। इसके आगे हम देखते हैं इनकी कोशिका भित्ति के बाह्य सतह पर सेल्यूलोज की कड़ी पट्टिका होती है। इनकी जो कोशिका भित्ति होती है इनके बाह्य सतह पर एक सेल्यूलोज की कड़ी पट्टिका होती है। अधिकतर डाइनोफ्लैजिलेट्स पर 2 कछाब पाए जाते हैं। कछाब इनके गमन में सहायता करते हैं। इसमें 2 कछाब पाए जाते हैं। याद रखना है कि इसमें कितने कछाब पाए जाते हैं। इसमें 2 कछाब पाए जाते हैं जिसमें एक लंबवत तथा दूसरा अनुप्रस्थ होता है। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हो कि इसमें 2 कछाब है, इसमें एक तो होता है अनुप्रस्थ और एक होता है लंबवत। इसी प्रकार इसमें 2 कछाब पाए जाते हैं जिसमें एक लंबवत तथा दूसरा अनुप्रस्थ रूप से भित्ति पट्टिकाओं के बीच की खांस में उपस्थित होता है। ये आप खांस देख रहे हो, इसमें उपस्थित होता है। प्राय लाल डाइनोफ्लैजिलेट्स की संख्या में विस्फोट होता है जिससे समुद्र का जल लाल दिखने लगता है। जो लाल डाइनोफ्लैजिलेट्स है उनकी संख्या बहुत ज़्यादा संख्या बढ़ जाती है तो क्या होता है कि समुद्र की जो लहरें हैं वो हमें लाल दिखाई देने लगती हैं। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हो कि कैसे समुद्र की लहरें लाल रंग की दिखाई पड़ रही हैं। इतनी बड़ी संख्या के जीव से निकलने जीव विष के कारण मछली एवं अन्य समुद्री जीव मर जाते हैं। इतनी संख्या में बढ़ जाते हैं कि वहाँ के जो जलीय जीव हैं वो क्या होते हैं, मरने लग जाते हैं। इसका उदाहरण है गोनियालैक्स, ये आपको याद रखना है। तो आपको वीडियो कैसा लग रहा है, बहुत सारा मज़ा आ रहा होगा। तो आपको जो आप पढ़ रहे हो उसके साथ आपको भी एनसीईआरटी अपने साथ ही रखनी है और जो मैं इम्पोर्टेंट बताती हूँ वो आपको अंडरलाइन करते रहना है और साथ साथ में बहुत ध्यान से आपको पढ़ना है। आप वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना, पूरा वीडियो देखना, ठीक है। आगे हम पढ़ने वाले हैं यूग्लिनोइड, जो क्या है, पादप व जंतु की संयोजी कड़ी है। इसको हम पादप और जंतु की संयोजी कड़ी क्यों बोलते हैं ये आपको आगे पता चल जाएगा। इसमें से अधिकांश स्वच्छ जल में पाए जाने वाले जीवधारी हैं। क्राइसोफाइट्स में हमने पढ़ा था कि वो स्वच्छ जल और समुद्री जल दोनों में पाए जाते हैं। डाइनोफ्लैजिलेट्स में हमने पढ़ा कि वो समुद्री जल में पाए जाते हैं और यूग्लिनोइड्स में हम पढ़ रहे हैं कि ये केवल स्वच्छ जल में पाए जाते हैं। ये आपको अंतर याद रखना है इन तीनों में। इसमें कोशिका भित्ति की जगह एक प्रोटीन युक्त पदार्थ की परत पेलिकिल होती है। इसमें कोशिका भित्ति के स्थान पर पेलिकिल पाई जाती हैं जो इसकी संरचना को लचीला बनाती हैं।
इसी पेलिकल परत के कारण इनकी संरचना लचीली होती है। इसमें दो कच्छप होते हैं, इसमें भी दो कच्छप पाए जाते हैं, जिसमें एक छोटा तथा दूसरा लंबा होता है। आप डायग्राम में देख रहे हो, इसमें दो कच्छप है, ये तो एक तो है लंबा और एक होता है छोटा। यद्यपि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये प्रकाश संश्लेषी होते हैं। जब सूर्य का प्रकाश उपस्थित होता है तब तो ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन करते हैं, लेकिन सूर्य के प्रकाश के नहीं होने पर अन्य सूक्ष्म जीवियों के शिकार पर परपोषी की तरह व्यवहार करते हैं। तो ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं तब तो पादपों की तरह व्यवहार करते हैं, और परपोषी की तरह व्यवहार करते हैं तो ये जंतुओं की तरह व्यवहार करते हैं। इसी के कारण इनको पादप एवं जंतुओं की संयोजी कड़ी बोला जाता है। तो आपको पता लग गया होगा कि इसको संयोजी कड़ी क्यों बोलते हैं। आश्चर्यजनक रूप से यूग्लिनोइड में पाए जाने वाले वर्णक उच्च पादपों की उपस्थिति वर्णकों के समान होते हैं। इसमें जो वर्णक पाए जाते हैं वो उच्च पादपों के समान होते हैं। इसका उदाहरण आप यूग्लिना देख सकते हैं। अब चौथा है अवपंक कवक। ऐसे आप सोच रहे होंगे कि यह है तो कवक, लेकिन इसको प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत क्यों रखा गया है। तो इसका भी कारण मैं आपको बताने वाली हूँ। यह परपोषी एवं मर्तोपजीवी है। आपने देखा था कि इसमें परपोषी मर्तोपजीवी के अंतर्गत हम अवपंक कवक को देखने वाले, जो कि होते तो परपोषी है, लेकिन ये क्या करते हैं, जो छड़े गले पदार्थ हैं उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इसी कारण इसको हम अवपंक कवक बोलते हैं और इसको परपोषी मर्तोपजीवी के अंतर्गत रखा गया है। तो ये सबसे पहले तो हम देखते हैं कि ये एक कोशिकीय होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं। इसमें हम देखने वाले अवपंक कवक मर्तोपजीवी प्रोटिस्टा हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये मर्तोपजीवी होते हैं, छड़ी गली वस्तुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। यह सड़ती हुई टहनियों तथा पत्तों के साथ गति करते हुए जैविक पदार्थों का भक्षण करते हैं। ये जो छड़ी गली हुई टहनियाँ होती हैं, जो पत्ती होती हैं, उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अनुकूल परिस्थितियों में यह समूह प्लाज्मोडियम बनाते हैं। ये प्लाज्मोडियम जो आप सोच रहे हो वो नहीं है, वाहक नहीं है। इसमें जो अनुकूल परिस्थितियां होती हैं तो इनका एक समूह बन जाता है, उसको हम प्लाज्मोडियम बोलते हैं, जो कई फीट तक की लंबाई का हो सकता है। प्रतिकूल परिस्थितियों में ये बिखर कर सिरों पर बीजाणु युक्त फलनकाय बनाते हैं। जब प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं तो इनके चारों ओर एक कठोर आवरण बन जाता है, जिसके कारण ये बीजाणु युक्त हो जाते हैं और प्रतिकूल परिस्थितियों को सहन करते हैं। इन बीजाणुओं का परिक्षेपण वायु के साथ होता है। ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए इसमें कच्छप नहीं होते हैं। बाकी सब में आपने देखा था कि इसमें दो कच्छप होते हैं, एक छोटा होता है, एक बड़ा होता है, किसी में अनुप्रस्थ होता है, लंबवत होता है, लेकिन इसमें कच्छप अनुपस्थित होते हैं, जिसके कारण ये क्या करते हैं, वायु के साथ साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करते हैं। चौथा हम देखने वाले हैं प्रोटोजोआ। ये परपोषी और परजीवी है तो परपोषी, लेकिन कैसा, परजीवी, दूसरे जीवों पर आश्रित रहता है, दूसरे जीवों से अपना भोजन प्राप्त करता है। तो इसको हम देखने वाले हैं प्रोटोजोआ। सभी प्रोटोजोआ परपोषी होते हैं, जो परभक्षी अथवा परजीवी के रूप में रहते हैं। ये परभक्षी भी होते हैं और परजीवी भी होते हैं, दूसरे जीवों पर आश्रित रहते हैं। यह प्राणियों के पुरातन संबंधी है। परजीवी प्राणी जंतु कैसे होते हैं, परजीवी है, तो इसको हम प्रोटोजोआ को प्राणियों के पुरातन संबंधी बोलते हैं। प्रोटोजोआ को 4 प्रमुख समूह में बांटा गया है। सबसे पहला है अमीबीय प्रोटोजोआ। अमीबीय प्रोटोजोआ क्या होंगे, जिसमें क्या अमीबा में क्या होता है, कूटपाद, चलने के लिए क्या होता है, कूटपाद। तो इसमें भी अमीबीय जो प्रोटोजोआ होंगे उसमें अपना भोजन प्राप्त करने के लिए, चलने के लिए क्या होगा, कूटपाद होगा। तो सबसे पहले हम इनको देखते हैं कि ये जीवधारी स्वच्छ जल, समुद्री जल तथा नम मृदा में पाए जाते हैं। ये आपको याद रखना है कि ये स्वच्छ जल और समुद्री जल तथा नम मृदा में पाए जाते हैं। ये अपने कूटपादों की सहायता से अपने शिकार को पकड़ते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि इसमें क्या पाए जाएंगे, कूटपाद। इसके कारण इसको हम अमीबी प्रोटोजोआ बोलते हैं, क्योंकि अमीबा में भी क्या पाए जाते हैं, कूटपाद, और कूटपाद से ही अपना शिकार पकड़ते हैं।
इसके समुद्री प्रकारों की सतह पर सिलिका के कवच पाए जाते हैं। पहले भी हमने कहीं पे देखा था कि सिलिका पाई जाती है। क्राइसोफाइट में हमने देखा था कि जीवों में क्या पाई जाती है, सिलिका। उसी प्रकार से इसमें भी क्या पाई जाती है, सिलिका। इसमें से कुछ जैसे एंटी अमीबा परजीवी होते हैं। इसमें हम एंटी अमीबा देखते हैं जो क्या होता है, परजीवी होता है। आगे हम देखने वाले हैं कच्छाबी प्रोटोजोआ। दूसरा है कच्छाबी प्रोटोजोआ, जिसमें क्या चलने के लिए क्या होगा, कच्छाबी, जिसके कारण इसको कच्छाबी प्रोटोजोआ बोला जाता है। तो इसमें हम देखते हैं इस समूह के सदस्य स्वसंद अथवा प्रजीवी होते हैं, मतलब मुक्त जीवी, प्रजीवी, मुक्त, स्वतंत्र होते हैं। इनके शरीर पर कच्छा पाया जाता है जो इसको चलाने के लिए मदद करता है। परजीवी कच्छाबी प्रोटोजोआ बीमारी के कारण होता है। इसमें निद्रालु व्याधि नामक बीमारी होती है। जो निद्रालु बीमारी होती है वो इन्हीं प्रोटोजोआ के कारण होती है। इसका उदाहरण हम देखते हैं ट्रिपेनोसोमा। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हो, ये ट्रिपेनोसोमा होता है और ये निद्रालु नामक बीमारी करता है, जिसमें चिड़चिड़ापन लगता है और नींद नहीं आती है। तीसरा हम देखने वाले हैं पक्षमापी प्रोटोजोआ। इसमें क्या होगा, पक्षमाप, चलने के लिए पक्षमाप होगा, इसी कारण हम इसको पक्षमापी प्रोटोजोआ बोलते हैं। ये जलीय तथा अत्यंत चक्रीय गति करने वाले जीवधारी होते हैं। क्यों अत्यंत चक्रीय गति क्यों करते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, बहुत सारे पक्षमाप पाए जाते हैं। आपने पैरामीशियम में देखा होगा, आप इस डायग्राम में देख रहे हो, पैरामीशियम में ये इनके चारों ओर बहुत सारे पक्षमाप पाए जाते हैं, जिसके कारण क्या ये बहुत अत्यंत तेजी से गति करता है और अपना शिकार करता है। आगे हम देखते हैं कि क्योंकि इनके शरीर पर हजारों की संख्या में पक्षमाप पाए जाते हैं। हमने पैरामीशियम में यहाँ पे देखा कि इनके शरीर पर हजारों की संख्या में पूरे पक्षमाप पाए जाते हैं। और आगे हम देखते हैं कि इसमें एक गुहा ग्रीषिका होती है जो कोशिका की सतह के बाहर की तरफ खुलती है। पक्षमापों की लयबद्ध गति के कारण जल से पूरित भोजन ग्लैड की तरफ भेज दिया जाता है। उदाहरण है पैरामीशियम। हम पैरामीशियम में देखते हैं कि इसमें क्या होता है, पक्षमाप। ये पक्षमाप यहाँ से भोजन आता है तो ये कर्मानुकुंचन गति से बहुत तेजी से यहाँ पे जो ये ग्रीषिका, यहाँ मुख होता है और अंदर की तरफ ये ग्रीषिका है, यहाँ भोजन को भेज देती है। इसी प्रकार से ये बहुत तेजी से यहाँ पे भोजन आता है और वो निकल लेता है। जिस आगे हम पढ़ने वाले हैं स्पोरोजोआ। इसमें गति के लिए कोई भी अंग नहीं होगा, ना पक्षमाप होगा, ना कसाब होगा, ना कूटपाद होगा, इसलिए हम इसको स्पोरोजोआ के अंतर्गत रखते हैं। इस समूह में वे विविध जीवधारी आते हैं जिसके जीवन चक्र में संक्रमण करने योग्य बीजाणु जैसी अवस्था पाई जाती है। स्पोरोजोआ के अंतर्गत वे जीव आएंगे जो संक्रमण करते हैं, जो बीमारी फैलाते हैं, उनको हम स्पोरोजोआ के अंतर्गत रखेंगे। सबसे पहले कुख्यात प्लाज्मोडियम मलेरिया परजीवी प्रजाति है, जिसके कारण मानव की जनसंख्या पर आघात पहुंचाने वाला प्रभाव पड़ता है। प्लाज्मोडियम के बारे में आपने पढ़ा ही होगा कि जो मनुष्य में मलेरिया फैलाता है, जो ये स्पोरोजोआ के अंतर्गत आता है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि गमन अंग नहीं होता है, वाहक द्वारा एक जीव से दूसरे जीव में प्रवेश करते हैं और रोग फैलाते हैं, जिसको हम स्पोरोजोआ के अंतर्गत रखते हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमें भी हौसला बढ़े और हम और भी अच्छी मेहनत के साथ पढ़ाएं। वीडियो के लिए एक लाइक कर देना और अपने दोस्तों को भी शेयर करना। तो कल के वीडियो में हम कवक जगत के बारे में पढ़ेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वीडियो आने पर सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगी। ठीक है, आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद आपका।